Hello everyone, welcome to Literature Lighthouse. Today we are going to discuss a very important essay that is from American literature written by Richard Nathaniel Wright. The name of the essay is 12 Million Black Voices. And the subtitle is also very important, A Folk History of the Negro in the United States, published in the year 1941. तो जैसा कि आप टाइटल देख सकते हैं, it is about 12 million black people एंड इट इज रिटन इन ऑटोबायोग्राफिकल टोन। तो आपके लिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिचर्ड नेथनियल राइट कहाँ से हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ही इज अ राइटर फ्रॉम यूएसए और इनके जितने भी वर्क हैं ज़्यादातर इनके वर्क ऑटोबायोग्राफिकल रहे हैं। इनके फोर फादर्स भी स्लेव्स थे, लाइक इनके ग्रैंडफादर और इनके फादर स्लेव थे और ये भी स्लेव रहे हैं। तो इन्होंने अपने इस वर्क में अमेरिकन ब्लैक पीपल की प्लाइट को, उनकी मिजरेबल कंडीशन को बताया है। और जब स्लेवरी एबॉलिश हो जाती है उसके बाद का क्या कंडीशन है उसको भी उन्होंने बताया है। उन्होंने ये बताया है कि भले ही स्लेवरी एंड हो गई है, लेकिन जो वाइट लोगों का जो एटीट्यूड है, वाइट अमेरिकन पीपल का जो एटीट्यूड है, जो उनके माइंड सेट है, वो अभी भी ब्लैक पीपल के लिए सेम है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस ऐसे को। इस ऐसे को जानने के पहले आपको ये भी जानना जरूरी है कि ये किस फॉर्म में लिखा गया है। जैसे मैंने आपको बताया, इट इज एन ऑटोबायोग्राफिकल वर्क एंड इट इज अ फोटो डॉक्यूमेंट्री बुक। फोटो डॉक्यूमेंट्री बुक ऐसी बुक होती है जिसमें बुक में फोटो अटैच होती हैं। तो आपको ये जानना इंपॉर्टेंट है। एंड दीज फोटोज वर गिवन बाय फार्म सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन एंड द फोटोज वर सेलेक्टेड बाय अ फोटोग्राफर। द नेम वॉज एडविन रॉसकम। एडविन रॉसकम। ओके, तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये आपके लिए ये जानना। और आपको FSA का नाम भी जानना जरूरी है कि फोटोज किसने सेलेक्ट करी थी। इस वर्क में कुछ प्रीफेस भी हैं जो ऐड की हैं। किसने प्रीफेस दी है? तो डगलस ब्रिंकली, नोल एग्नेटिव एंड माइकल एरिक डायसन, इन्होंने प्रीफेसेस भी लिखी हैं। ठीक है, और इस वर्क को पोएट्री पैशन एंड ऑफ लव के नाम से भी जाना जाता है। इट इज कंसीडर्ड एज अ वर्क ऑफ पोएट्री पैशन एंड ऑफ लव। ओके, तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं इस ऐसे को। The word Negro, the term by which orally or in print we black folk in the US are usually designated, is not really a name at all nor a description, but unanimous fight in all American history. तो शुरुआत करते हैं। जो वर्ड निग्रो है, इनका कहना है, जो वर्ड निग्रो है, ये टर्म चाहे ऑरल में हो चाहे प्रिंट फॉर्म में, प्रिंट मतलब चाहे रिटन फॉर्म में, चाहे ऑरल बोला जाता हो, हम ब्लैक लोगों के लिए यूएस में डेजिग्नेट किया है, निर्धारित किया गया है। और ये निग्रो नेम वास्तव में देखा जाए तो कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, कोई नेम नहीं है, ना ही कोई डिस्क्रिप्शन है। ना तो ये निग्रो हमारा नेम है, ना ही ये हमारा वर्डन है, ना ही डिस्क्रिप्शन है, बल्कि ये अनएनिमस फाइट। अनएनिमस मतलब सर्वसम्मत, जिसमें किसी प्रकार का कोई भी मतभेद ना हो। फाइट, फाइट आप कह सकते हैं डिक्री या कमांड, डिक्री, रॉयल डिक्री या कमांड इन ऑल अमेरिकन हिस्ट्री। तो ये जो निग्रो हमें नाम दिया है, ये हमारा कोई नाम नहीं है, कहीं डिस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन ये यूएस के जो वाइट पीपल द्वारा दिया गया नाम है और सर्वसम्मति से दिया गया, एक तरह से आप कह सकते हैं ऑर्डर है, जो अमेरिकन हिस्ट्री में देखा जाता है। फायर्ड बट्रेस्ड बाय पॉपुलर एंड नेशनल ट्रेडिशन। बट्रेस्ड मतलब होता है सपोर्टेड। तो ये एक ऐसा ऑर्डर है जो पॉपुलर और नेशनल ट्रेडिशन द्वारा सपोर्ट किया जाता है। एंड इट इज रिटन डाउन इन मेनी स्टेट एंड सिटी स्टैचर्स। तो ये कई सारे स्टेट और कई सारे सिटी स्टैचर्स में भी लिखा गया है। एक ऐसा ऑर्डर विच आर्टिफिशियली एंड आर्बिट्रेरली डिफाइंस। तो जो आर्टिफिशियल तौर से एंड आर्बिट्रेरली, आर्बिट्रेरली आप कह सकते हैं नेचुरली या बिना किसी मतभेद के डिफाइन करता है, स्वेच्छा से डिफाइन करता है, किसको? रेगुलेट करता है, गवर्न करता है एंड लिमिट करता है। क्या करता है? लिमिट करता है, सीमित करता है। किसको? इन स्कोप ऑफ मीनिंग द वाइटल कॉन्टोर्स ऑफ आवर लाइफ। ये डिफाइन करता है, ये जो लॉ एंड ऑर्डर है या ऑर्डर जो है वो डिफाइन करता है, चाहे आर्टिफिशियली, चाहे आप कह सकते हैं आर्बिट्रेरली, मतलब होता है मनमाने ढंग से, स्वेच्छा ढंग से, ये लिमिट करता है, गवर्न करता है। किस चीज को? हमारी जिंदगी के इंपॉर्टेंट आउटलाइन को। काउंटोर मतलब आउटलाइन या पहलू को, रूपरेखा को निर्धारित करता है।
एंड द लाइव्स ऑफ आवर चिल्ड्रन एंड आवर चिल्ड्रंस चिल्ड्रन, और ये हमारे बच्चे और हमारे बच्चों के बच्चों को की लाइफ को भी निर्धारित करता है। जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ये इनके फोर फादर, लाइक इनके ग्रैंडफादर और इनके फादर दोनों ही स्लेव्स थे, और इनका आप कह सकते हैं पूरी एक सोसाइटी जो ब्लैक पीपल सोसाइटी है वो स्लेवरी में ही रही है। तो इनका कहना है कि ये जो नीग्रो वर्ड जो इन्होंने निर्धारित किया है ये एक ऐसा कमांड है जिससे ये हमारी लाइफ को कंट्रोल करते हैं। आई होप आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। दिस आइलैंड विद हुज कन्फाइन वी लिव अस, कन्फाइन मतलब होता है लिमिट, is anchored in the feelings of millions of people and is situated in the midst of the sea of white faces we meet every day। तो इनका कहना है ये आइलैंड जिसकी सीमा में हम रहते हैं, ये आइलैंड आप कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन का आइलैंड जो व्हाइट पीपल द्वारा क्रिएट किया गया है, इज एंकर्ड इन द फीलिंग्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल, ये बहुत बुरी तरीके से बहुत दृढ़ता से जम चुका है, आप कह सकते हैं अपनी मजबूती बना चुका है मिलियंस ऑफ पीपल के मन में। और ये जो आइलैंड है जिसमें हम रहते हैं, हमें ऐसा लगता है ये आइलैंड सिचुएटेड है, कहाँ सिचुएटेड है, एक समंदर के बीचों बीच। और वो समंदर कैसा बना है, व्हाइट फेसेस का बना है जिससे हम रोज मिलते जुलते हैं। तो आपको ये लाइन बहुत समझना है। सपोज दैट कि चारों तरफ सी है और उसके बीच में एक आइलैंड है, तो ये आइलैंड कौन है, आप कह सकते हैं ये आइलैंड वो फीलिंग है जो ब्लैक पीपल के लिए व्हाइट पीपल द्वारा बनाई गई है, उनका माइंडसेट। और ये लोग चारों तरफ से व्हाइट पीपल से घिरे हुए हैं और इनको एक लिमिट में रखा जाता है। बाय एंड लार्ज मतलब अक्सर एज 300 years of time has borne our nation into the 20th century, its rocky boundaries have remained unyielding to the waves of our hope that dash against it। इनका कहना है कि ये जो आइलैंड जो बनाया गया है जो व्हाइट पीपल के द्वारा, इसमें हम रह रहे हैं और इसी गुलामी वाले जो टाइम है, जो 300 ईयर्स का जो गुलामी का टाइम है जिसमें हमारे नेशन ने जन्म लिया है 20th सेंचुरी में, और अभी भी इसकी जो रॉकी बाउंड्रीज है, रॉकी बाउंड्रीज वो बाउंड्रीज जो कि असमानता के कारण बनाई गई है, वो अभी भी अनयील्डिंग है, मतलब अभी भी झुकी नहीं है। इन द वेव्स ऑफ आवर होप दैट डैश अगेंस्ट इट, आप ये कह सकते हैं, आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि मतलब इन्होंने जो अपने मन में एक असमानता की, व्हाइट पीपल ने अपने मन में असमानता की जो बाउंड्री बनाई है वो अभी भी झुक नहीं रही है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया, भले ही स्लेवरी अबोलिश हो गई है। और उस दीवार में जो लोग ब्लैक पीपल के लिए लोगों ने बनाई है व्हाइट पीपल ने, अभी भी इनकी उम्मीदें की जो किरणें हैं, जो वेव्स हैं, वेव्स आप कह सकते हैं जो लहरें हैं, वो टकराती रहती हैं। मतलब कि व्हाइट पीपल के मन में स्लेवरी खत्म होने के बाद भी ब्लैक लोगों के लिए कोई भी मर्सी नहीं है, कोई भी उनके एटीट्यूड में फर्क नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस इमेज में भी इट इज क्वाइटली क्लियर। द स्टीप क्लिफ्स ऑफ दिस आइलैंड आर मैनिफेस्ट, इन कह रहे हैं कि इसकी इस आइलैंड की जो बड़ी बड़ी चोटी है या बड़ी बड़ी जो पहाड़ी है वो बड़ी मैनिफेस्ट है। ये भी एक मेटाफर का यूज हुआ है, आइलैंड सी ये सब मेटाफर है, ये बहुत मैनिफेस्ट है, मतलब क्लियर है, विजिबल है। ऑन द होल इज द कंडक्ट ऑफ व्हाइट्स टुवर्ड अस आवर बाय आवर, कह रहे हैं ये जो इस आइलैंड की जो बड़ी बड़ी दीवारें हैं ये बहुत क्लियर हैं, पूरी तरीके से क्लियर हैं। और जो व्हाइट का जो कंडक्ट है, व्हाइट पीपल का जो कंडक्ट है हमारे लिए आवर बाय आवर, तो घंटे दर घंटे जो उनका कंडक्ट है वो जो बताता है, विच टेल्स अस दैट वी पॉजेस नो राइट कमांडिंग रिस्पेक्ट, कि हमारे पास कोई भी राइट नहीं है, कोई भी रेस्पेक्ट हमारी नहीं है। वी हैव नो क्लेम टू परस्यू हैप्पीनेस, हमारी ना तो कोई हमारे पास राइट है इस चीज को कि हम हैप्पीनेस परस्यू करें अपने खुद के फैशन में, अपने तरीके से। एंड आवर प्रोग्रेस टुवर्ड सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूट एन इंसल्ट, कि हमारी जो प्रोग्रेस है जब भी हम बढ़ते हैं सिविलाइजेशन की तरफ तो वो एक इंसल्ट समझा जाता है। मतलब जब भी हम कुछ अपने अंदर प्रोग्रेस करने की कोशिश करते हैं तो वो व्हाइट पीपल द्वारा एक इंसल्ट समझा जाता है। और बिहेवियर मस्ट बी केप्ट फॉर्मली विद इन एन ऑर्बिट, ऑर्बिट क्या होता है, एक फिक्स लिमिट, ठीक है, एक निश्चित आप कह सकते हैं। जैसे आप बहुत सारे सौरमंडल में अपने बहुत सारे ग्रह देखे तो उनकी अपनी ऑर्बिट होती है जिसके वो चारों तरफ घूमते रहते हैं, वो कभी भी अपने ऑर्बिट से बाहर नहीं निकलते हैं। तो इनका कहना है कि व्हाइट पीपल के अकॉर्डिंग हमारा बिहेवियर एक फिक्स लिमिट में होना चाहिए, और उन्होंने हमें एक इंफीरियर करार दिया, उन्हें ब्रांड किया है क्या, इंफीरियर। वी मस्ट बी कंपेल्ड टू लेबर एट द बेहेस्ट ऑफ अदर, और हमें लेबर करना है, हमें कार्य करना है किसके द्वारा दिए गए ऑर्डर पे, व्हाइट पीपल द्वारा दिए गए ऑर्डर पे। एज अ ग्रुप वी आर ओन्ड बाय द व्हाइट, और जो व्हाइट पीपल हैं वो हमें एज अ ग्रुप ओन करते हैं। एंड दैट मैनलीनेस ऑन आवर पार्ट वारंट्स इंस्टेंट रिप्राइजल, और जब भी हम अपने अंदर
का जो मैनली पार्ट है, जो ब्रेव पार्ट है, जो करेज वाला पार्ट है, जब हम दिखाने की कोशिश करते हैं तो तुरंत वो वारंट करता है, क्या वारंट करता है? पनिशमेंट। तो आप में से कई लोग ने लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पढ़ा हो शायद, या आई डोंट नो आपने पढ़ा है कि नहीं। उसमें भी नेल्सन मंडेला ने कुछ ऐसी चीजें दिखाई हैं कि कैसे जब कोई भी ब्लैक पर्सन देश के लिए कुछ करने की कोशिश करता था या कुछ भी रिबेल करता था, तो उसको कैसे एकदम अलग कर दिया जाता था अपनी फैमिली से, उस कंट्री से या उस जगह से अलग कर दिया जाता था, उसे एकदम अलूफ कर दिया जाता था कि वो लास्ट में मजबूर हो जाता था। 300 years are just a time for millions of folk like us to be held in such subjection। कह रहे हैं ये 300 years जो टाइम रहा है, 300 साल जो रहा है स्लेवरी का, ये बहुत लंबा समय रहा है हमारे जैसे मिलियंस ऑफ फोक ब्लैक पीपल के लिए, जिन्होंने गुलामी में, सबमिशन में, गुलामी में जिंदगी बिताई है। So long a time that perhaps scores of years will have to pass before we shall be able to express what this slavery has done to us। कह रहे हैं ये जो 300 साल का जो गुलामी का जो पीरियड है, इसने हमारे को जो जख्म दिए हैं, जो स्कार्स दिए हैं, जो हमारे ऊपर गहरा प्रभाव छोड़ा है, उसे हमारे माइंड से आप कह सकते हैं निकलने में या प्रॉपर तरीके से एक्सप्रेस होने में लगभग 20 साल का तो समय लग ही जाएगा। मतलब उसका ऐसा ऐसा इंप्रेशन पड़ा है हम पे कि अभी भी हम उससे उबर नहीं पाएंगे। ओके, तो ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर पर्सनैलिटीज आर स्टिल नम, क्योंकि हमारी पर्सनैलिटीज पूरी तरीके से नम हो चुकी है, मतलब कुछ सेंस ही नहीं कर पा रही है। फ्रॉम इट्स लॉन्ग शॉक, ये जो लॉन्ग शॉक, ये जो बहुत समय से जो हमें टॉर्चर मिला है, जो यातनाएं मिली हैं, इससे हमारे जो पर्सनैलिटीज हैं वो पूरी तरीके से नम हो चुकी है और अब हम कुछ महसूस कर पाने की स्थिति में नहीं हैं। एंड द नमनेस लीव्स आवर सोल, और इस नमनेस के कारण, ये जो हमारे साथ जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ है उसके कारण, उस वो हमारी आत्मा को भी उसने छोड़ दिया। आत्मा को भी छोड़ दिया कहने का मतलब है कि अब हम कुछ महसूस नहीं कर पा रहे हैं, हम कुछ दर्द और कुछ अच्छाई कुछ महसूस नहीं कर पा रहे। हम अभी भी उस पुराने ही टाइम को अपने अंदर महसूस कर पाते हैं, क्योंकि वो सोल तक हमारे को अफेक्ट कर चुका है। We shall yet have to feel and give utterance to the full pain we shall inherit। इनका कहना यही है कि लगभग हमें अभी 20 साल लग जाएंगे ये बताने में, अटरेंस करने में, ये बोलने में कि हमने क्या फील किया है या हम क्या फील कर रहे हैं। टू द फुल पेन वी शैल इनहेरिट, जो भी हम पेन इनहेरिट करेंगे उसको हमको बताने में 20 साल लग जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर है। मोर देन वन हाफ ऑफ अस ब्लैक फोक इन द यूएस आर टिलर्स ऑफ द सॉइल। कह रहे हैं हमारे ब्लैक फोक में से जितने भी लोग हैं, 12 मिलियन फोक में से लगभग वन हाफ जो है वो यूएस में टिलर्स है। टिलर्स आप कह सकते हैं जो किसानी करता है, ठीक है, ऑफ द सॉइल। एंड 3/4 ऑफ दोज, और उसमें भी 3/4 जो है वो टिल करते हैं, खेती करते हैं शेयर क्रॉपर्स के रूप में एंड डे लेबरर्स के रूप में। तो यहाँ पे शेयर क्रॉपर्स वाला आपको पॉइंट ध्यान रखना है। शेयर क्रॉपर्स में क्या होता था कि जमीन दे दी जाती थी व्हाइट पीपल की तरफ से और ये उसमें खेती करते थे। इस कंडीशन में खेती करते थे कि हाँ, अगर आपका जो भी कर्जा हो वो आप चुका दीजिएगा। लाइक शेयर क्रॉपिंग में क्या होता है कि आधा हिस्सा जिसने खेती करी उसे मिलेगी और आधा हिस्सा उसे मिलेगा जिसकी लैंड है। तो इनका कहना होता था कि जो कर्जा वगैरह है उसके बाद जो भी बचे खुचेगा वो हम आपको दे देंगे। तो कर्जा वाला तो आप जानते ही हैं, पहले के टाइम में इंडिया में जमींदार वगैरह कर्जा देते थे और कहाँ उनका कर्जा कभी खत्म होता था, है ना। शायद आप कह सकते हैं जनरेशन्स बीत जाती थी पर कर्जे नहीं खत्म होते थे। तो ये सेम चीज यहाँ पे इन्होंने शेयर क्रॉपिंग को बताया है कि ये भी इनकी स्लेवरी का या इनकी पिटेबल कंडीशन का एक बहुत बड़ा आप कह सकते रीजन रहा है। द लैंड वी टिल इज ब्यूटीफुल, जो लैंड हम टिल करते हैं, जोतते हैं, वो बहुत ब्यूटीफुल है। अब ये अफ्रीका के ब्यूटी के बारे में अब आगे की कई सारी लाइंस आएंगी। आई होप आपको अब तक की चीजें क्लियर हैं। द लैंड वी टिल इज ब्यूटीफुल रेड एंड ब्लैक एंड ब्राउन क्ले, जो हम लैंड को टिल करते हैं, जिस लैंड में अफ्रीका की जमीन पे हम खेती करते हैं वो बहुत ब्यूटीफुल है, रेड है, ब्लैक एंड ब्राउन मिट्टी से बना हुआ है, विथ फ्रेश एंड हंग्री स्मेल, और इसमें से जो महक आती है वो बहुत फ्रेश आती है और ऐसी महक आती है जिससे भूख लग जाए। तो यहाँ पे अब इसकी नेचर के बारे में बताएंगे। विद पाइन ट्रीज, पाम ट्रीज, विद रोलिंग हिल्स एंड स्वैम्पिंग डेल्टा ऑन एन अनबिलीवेबली फर्टाइल लैंड। तो ये जो लैंड है इसमें बहुत सारे पाइन ट्रीज होते हैं, पाम ट्रीज होते हैं, चारों तरफ रोलिंग हिल्स आप कह सकते हैं, चारों तरफ पहाड़ी है, और यहाँ पे स्वैम्पी मतलब दलदली डेल्टा है। एक ऐसा फर्टाइल लैंड है जो बहुत अनबिलीवेबल है, मतलब बहुत ही अच्छा आप कह सकते हैं फर्टाइल लैंड है। अनबिलीवेबल मतलब जिसपे विश्वास ना किया जा सके, मतलब यकीन ना हो इतना अच्छा फर्टाइल लैंड है। बाउंडेड ऑन द नॉर्थ बाय द स्टेट्स ऑफ पेनिसलेविया। अब ये बताने चारों तरफ की बाउंड्री कैसी है, तो नॉर्थ से पेनिसलेविया के लैंड या स्टेट ओहियो, इलिनॉइस एंड इंडियाना। तो नॉर्थ से जो सीमा है वो इन सभी स्टेट की है, और साउथ की तरफ क्या है, साउथ की तरफ गल्फ ऑफ मैक्सिको है। वेस्ट से मिसिसिपी रिवर से ये
आप कह सकते हैं इसका बाउंड्री है, एंड ईस्ट से अटलांटिक ओशन की बाउंड्री है। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल डेटा है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। देखा जाए तो इससे की हर ही लाइन इंपॉर्टेंट है जहां से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको ध्यान देना है। Our southern springs are filled with quiet noises and scenes of growth. Apples buds loft into blossom. अब ये कह रहे हैं कि जो हमारा सदर्न का जो एरिया या सदर्न की जो स्प्रिंग्स होती हैं वो फिल होती हैं क्वाइट नॉइजेस। क्वाइट नॉइजेस मतलब ऐसा शोर जो शांति जैसा महसूस है। मतलब कह रहे हैं कि जो हमारा जो स्प्रिंग का जो सीजन है उसमें थोड़ा सा आप कह सकते हैं शांति सी रहती है, ठीक है, लेकिन वो शांति जो रहती है उसमें भी नॉइस समझ में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑक्सीमोरन दिखेगा, क्वाइट नॉइजेस की शांति है तो शोर कैसे है, एंड सीन्स ऑफ ग्रोथ, और यहाँ पे ग्रोथ के सीन्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पे नेचुरल जो वॉइसेस आ रही हैं, जैसे आप चिड़िया की आवाज सुनते हैं या आप जो भी आवाज सुनते हैं तो आपको बड़ा अच्छा से शांति से महसूस होता है। तो आप इसको यहाँ पे कोरिलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है बहुत सारे ट्रीज की, जो आपको ध्यान रखना है। एप्पल बर्ड्स लाफ इनटू ब्लूजम, एप्पल की जो बर्ड्स हैं वो ब्लूम कर रही हैं, वो हंस रही हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो हंस रही हैं, खिल रही हैं। तो हनी सकल, हनी सकल ये एक तरह की बेल है, ओके। तो उसकी बात हो रही है। हनी सकल क्रीप अप द साइड्स ऑफ हाउसेस, तो हाउसेस की साइड्स पे जो हनी सकल है उसकी बेल क्रीप कर रही है, रेखते हुए आ रही है, या आप कह सकते हैं लताएं चढ़ रही हैं। सनफ्लावर्स नॉट इन द हॉट फील्ड, सनफ्लावर के जो पेड़ हैं वो गरम गरम खेतों में नॉड कर रहे हैं, हिल रहे हैं। फ्रॉम मॉसी ट्री टू मॉसी ट्री, ओक, एल्म, विलो, एस्पेन, साइकोमोर, डॉगवुड, सेडर, वॉलनट, एश एंड हिकरी, ब्राइट ग्रीन लीव्स shoot from a million branches to form an awning that tries to shield and shade the earth. अब यहाँ पे देखिए जितने भी पेड़ आए हैं ये सब आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको भूलना नहीं है, ओके। अब ये कह रहे हैं कि मॉसी ट्री से लेके ओक जो है, एल्म, विडो, ये और साइकामोर, डॉगवुड, ये सारे जितने भी ट्रीज हैं, ये जितने भी ग्रीन लीव्स हैं, वो क्या करती हैं, निकल रही हैं, जूट कर रही हैं। कहाँ से निकल रही हैं? फ्रॉम ए मिलियन ब्रांचेस टू फॉर्म एन ऑनिंग। ये जो सारे जो ट्रीज हैं ये एक मिलियन ऑफ ब्रांचेस से जो निकल रहे हैं, जो पेड़ पौधे, वो एक फॉर्म कर रहे हैं। क्या फॉर्म कर रहे हैं? एक ऑनिंग। ऑनिंग क्या होता है? कैनोपी, कैनोपी से बोलते हैं, ठीक है। आप हिंदी में से तिरपाल कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो निकल रही हैं चारों तरफ से, तो ऐसा लग रहा है कि ये एक कवर जैसा प्रोजेक्ट कर रही हैं। और किसको कवर कर रही हैं? जैसे आप समझ, जैसे आप इस इमेज को भी देख सकते हैं, जैसे लैंड है, अब यहाँ पे इतने सारे पेड़ हैं, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि टेंट जैसा हो गया है, कवर कर दिया इसने अर्थ को। तो ऐसा लग रहा है कि शील्ड कर रही है और शेड कर रही है अर्थ को। शेड आप कह रहे हैं छाया दे रही हैं या कवर कर रही हैं। ब्लू एंड पिंक काइट्स ऑफ स्मॉल बॉयज सेल इन द विंडी एयर, और जो बॉयज हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वो इस हवा में, विंडी एयर, जो हवा जो चल रही है उसमें ब्लू और पिंक कलर की काइट्स सेल कर रहे हैं, उड़ाते हैं, ठीक है, आप ऐसे कह सकते हैं। तो ये क्लियर होगा आई होप। तो इसको, ये जो पिक्चर है ये हनी सकल की है, तो ये आप देख सकते हैं। In summer, the magnolia trees fill the countryside with sweet scent for long miles. अब ये कह रहे हैं समर के टाइम में, अभी हमने जो पिछला डिस्क्रिप्शन पढ़ा वो स्प्रिंग का पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं समर का। तो समर के टाइम में क्या होता है? मैग्नोलिया ट्रीज फिल करते हैं कंट्री साइड को स्वीट सेंट से फॉर लॉन्ग मील्स। लॉन्ग मील की दूरी से भी ये कंट्री साइड को, पूरे आसपास के एरिया को स्वीट सेंट से भर देते हैं। डेज आर स्लम्बरस, डेज जो है वो बहुत स्लम्बरस होते हैं, मतलब बहुत नींद सा लगता है, आलस सा आता है। एंड स्काईज आर हाई एंड थ्रॉन्ग्ड विद क्लाउड्स, थ्रॉन्ग मतलब होता है फिल। स्काई क्या है? ऊंचे ऊंचे स्काई है, मतलब बहुत ऊंचाई में स्काई है, और वो भरे हुए क्लाउड से दैट राइड फास्ट, जो बहुत ही ज्यादा तेजी से राइड कर रहे हैं, फास्ट मतलब बहुत सारे क्लाउड से भरा हुआ है जो इधर उधर मूव कर रहे हैं, आप ऐसे कह सकते हैं। एट मिड डे दोपहर के समय जो सन ब्लेज करता है, ब्लेज मतलब होता है बहुत तेज से चमकना, एंड ब्लीज इज द सॉइल। तो मिड डे के टाइम, दोपहर के टाइम सन बहुत तेजी से चमकता है और सॉइल को ब्लीच करता है। ब्लीच करने का मतलब आप यहाँ से ड्राई करने से भी सेंस ले सकते हैं। ब्लीच का मतलब होता है वाइटन भी। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो सन की रोशनी सॉइल पे पड़ रही तो उससे वो सूखती है, ओके। बटरफ्लाइज फ्लिट थ्रू द हीट, और बटरफ्लाइज जो है वो फ्लिट कर रही हैं हीट के आसपास, या आप कह सकते हैं जो गर्म जो हो रहा है मौसम, उसके आसपास बटरफ्लाइज जो है वो उड़ रही हैं, फ्लिट कर रही हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। फ्लिट मतलब आप इधर से उधर जाना, जैसे बटरफ्लाइज कभी भी एक जगह रुकती नहीं है,
वॉस्प सिंग देयर शार्प स्ट्रेट लाइन्स, और वास्प भी एक तरह का इंसेक्ट आप कह सकते हैं। हाँ, तो ये भी जो है ये भी स्ट्रेट लाइंस में गाने गा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। बर्ड्स फ्लफ एंड फ्लाउंस, फ्लफ क्या होता है, जैसे फुलाना, जैसे बर्ड्स क्या होती है अपने शरीर को फुलाती है। एंड फ्लाउंस पाइपिंग इन क्वेरलेस जॉय, तो अब बर्ड्स जो हैं वो अपने शरीर को ऐसे थोड़ा सा फुलाती हैं, फ्लाउंस करती हैं, उड़ती हैं आसपास, और इन क्वेरलेस जॉय, और वो क्वेरल करते हुए जॉय करे। क्वेरलेस मतलब होता तो है वैसे झगड़ालू होता है क्वेरलेस। यहाँ पे जो चिड़िया लोग आपस में जब एकदम खुशी से इधर उधर घूमती हैं, है ना, ग्रुप बना के, और खुशी जाहिर करती हैं, उसके लिए ये वर्ड आ रहा है। आपको आई होप क्लियर है। ओके। नाइट्स आर कवर्ड विथ कैनोपीज, नाइट्स जो है वो कवर है कैनोपी से, उसी कैनोपी की बात हो रही है जो ट्रीज से बनी है। समटाइम्स ब्लू एंड समटाइम्स ब्लैक। ओके, नाइट्स की यहाँ पे बात हो रही है। जो नाइट्स कवर होती, कैसे कवर होती, जैसे कभी कभी ब्लू एंड कभी कभी ब्लैक। यहाँ पे आप कह सकते हैं स्काई की कलर की बात हो रही है, नॉट दैट द कैनोपी ऑफ द ट्री। जैसे अगर मौसम साफ होता है तो आसमान हल्का हल्का आप कह सकते हैं ब्लू दिख रहा है, या जब बहुत ज्यादा अंधेरा सा हो जाएगा तो क्या दिखेगा, ब्लैक दिखेगा। तो ये कह रहे हैं कि आसमान कभी कभी ब्लू दिखता है, कभी कभी ब्लैक दिखता है। कैनोपीज दैट सैग डाउन विद सैग लो विद राइप एंड नर्वस स्टार, और कैनोपी की बात कर रहे हैं। कौन सी कैनोपी, यही जो ट्रीज की कैनोपी है, ठीक है। तो ये कभी कभी डाउन करती है, झुकती है, लो विद राइप एंड नर्वस स्टार, तो ये झुकती है कभी कभी राइप और नर्वस स्टार के साथ। तो ये देखिए पूरा जो भी व्यू दिखाया गया है, ये नाइट के टाइम का भी बताया गया है और इसके पहले आफ्टरनून का भी बताया गया है। तो ये बताया गया कि जो नर्वस स्टार है उससे कैनोपी ड्राउन कर रही है, झुकती है। तो ये आपको ध्यान देना है कि क्या क्या वर्ड आए हैं और कहाँ, किस सीजन में किस ट्री की बात की गई है। आई होप आपको ये क्लियर है। द थ्रोटी बॉस्ट ऑफ फ्रॉग्स मोमेंटरली ड्राउन्स आउट द कॉल एंड काउंटर कॉल ऑफ क्रिकेट्स। तो थ्रोटी बॉस्ट ऑफ फ्रॉग जो है, जो ब्रॉस्ट हैं, वो अपने गले से चिल्ला रहे हैं, मोमेंट्री ड्राउन आउट कर रहे हैं। मोमेंट्री मतलब आप कह सकते हैं समय समय पे या थोड़ी थोड़ी देर में कॉल कर रहे हैं, और किसे बुला रहे हैं, काउंटर कॉल ऑफ क्रिकेट। और जब ये कॉल कर रहे हैं, जब ये आवाज निकालते हैं, तो इनके रिस्पॉन्स में क्रिकेट भी आवाज निकालते हैं। ओके। इन ऑटम द लैंड इज अफायर विथ कलर, और ऑटम का टाइम, अब देखिए समर का टाइम खत्म हो गया, ऑटम का टाइम, लैंड इज अफायर विथ कलर, ये लैंड भरा हुआ है, अफायर है किससे, कलर से। ऑटम के टाइम में कैसे, क्योंकि ऑटम के टाइम में आपने पढ़ा है कि बहुत सारी पत्तियां गिरती हैं, ओके, और फिर कलरफुल पत्तियां आप कह सकते हैं गिरती हैं, ठीक है। अफायर आप कह सकते हैं जलता हुआ सा है। तो ऐसा क्यों है, रेड एंड ब्राउन लीव्स लिफ्ट एंड फ्लटर ड्राइली, क्योंकि अब जो नेचुरल सीनरी है उसमें रेड एंड ब्राउन लीव्स जो है वो उठती हैं और फ्लटर करती हैं ड्राइली, सूखी हुई सी। बिकमिंग इंटैंगल इन द स्टिफ ग्रास एंड कॉर्न स्टॉक, और ये इंटैंगल सी हो जाती हैं, उलझ सी जाती हैं स्टिफ ग्रास, जो ऑटम के समय में जो ग्रास है सूख सी गई है तो वो कड़ी सी हो गई हैं। और कॉर्न स्टॉक, कॉर्न स्टॉक क्या होता है, जैसे आप कॉर्न जानते हैं, तो कॉर्न की जब कटाई होती है उसके बाद जो उसका बचा हुआ पार्ट है उसको कॉर्न स्टॉक बोला गया है, जो सूख सा गया है ना। आप तो इसके कह सकते हैं तना। कॉटन इज पिक्ड एंड गिन्ड केन, कॉटन जो है उसे पिक किया जाता है ना। एंड गिन्ड केन, केन केन क्या होता है, सुगर केन, गन्ना। गिन्ड केन इज क्रश्ड एंड इट जूस इज स्लिमर, तो गिन्ड केन जो है उसे क्रश किया जाता है और इसका जूस सिमर किया जाता है। सिमर क्या कह सकते हैं, इसे कुक किया जाता है लिक्विड लिक्विड फॉर्म में, जब लगभग एक आप कह सकते हैं उबल सा जाता है। ओके। डाउन इनटू द मॉलेस, मॉलेस क्या होता है, जैसे जूस जैसा होता है, जैसे गुड़ बनाया जाता है, गन्ने को उबाल के गरम सा करके गुड़ बनाया जाता है। तो ये कॉटन को हटाया गया है, ये बता रहे कॉटन को खेत से पिक कर लिया गया है। और जो गिंड केन है, जो केन से आप कह सकते हैं शराब भी बनाई जाती है, तो जो केन है उसको क्रश करके उसका जूस निकाल के एक लिक्विड फॉर्म में बनाया गया है, और उसे गरम सा करके स्लिमर करके कुक करके उससे थिक ब्राउन जूस निकाला जाता है। yams आर ग्रब्ड आउट रिमूव्ड और क्लेम, अब यम जो है उन्हें क्या किया जाता है, उन्हें क्ले से, मिट्टी से निकाला जाता है, ठीक है। तो यम भी एक तरह का आप कह सकते हैं, ये भी एक फसल है, इसे भी निकाला जाता है। जिमीकन भी इसे बोला जाता है। हॉग्स, अब हॉग्स क्या होते हैं, मेल पिग, इन्हें स्लॉटर किया जाता है, इनको किल किया जाता है और फिर इन्हें
पकाया जाता है लिंगरिंग स्मोक पे। लिंगरिंग मतलब हल्का हल्का सा धुआं आप कह सकते हैं। इन्हें हल्की आंच में पकाया जाता है, या आप कह सकते हैं प्रिजर्व करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। कॉर्न इज हस्क, अब कॉर्न को हस्क किया जाता है। ओके, हस्क क्या होता है? आप कह सकते हैं कॉर्न से जो छिलका है वो निकाला जाता है। जैसे बहुत सारी खेती होती है, उसमें छिलका और अनाज अलग अलग किया जाता है, तो कॉर्न से भी छिलका और अनाज अलग किया जाता है। एंड ग्राउंड इनटू द मील, और फिर उसको मील में परिवर्तित किया जाता है, ग्राउंड किया जाता है। एट ट्विलाइट, ट्विलाइट क्या होता है? ट्विलाइट शाम के समय आप कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए शाम के समय का वक्त मतलब है, अदरवाइज जो मॉर्निंग का, जो अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है और जब शाम का गोधूली का टाइम होता है, उसे ट्विलाइट बोलते हैं। स्काई इज फुल ऑफ वाइल्ड गीज विंगिंग एवर साउथवर्ड। तो अब ये कह रहे हैं कि शाम के टाइम स्काई फिल है, किससे भरा हुआ है? वाइल्ड गीस से। विंगिंग ओवर साउथवर्ड, जो कि साउथ की तरफ विंग कर रहे हैं। विंग कर रहे हैं मतलब उड़ रहे हैं, उड़ते हुए वाइल्ड गीस। एंड बैट्स जर्क थ्रू देयर एयर, और बैट्स जो है वो भी जर्क कर रहे हैं, मतलब अपने पंखों को झटके के साथ ऐसे फड़फड़ाते हुए, जो भी उनके जो पंख होते हैं उनको फड़फड़ाते उड़ रहे हैं। एंड एट नाइट द विंड्स ब्लो फ्री, और रात के समय हवा धीरे धीरे से फ्री फॉर्म में बहती है। इन विंटर द फॉरेस्ट रीसाउंड विद द बाइट ऑफ स्टील एक्सेस और ईटिंग इनटू टॉल ग्रीन। अब ये विंटर का टाइम आ गया, अब ऑटम का टाइम था, अब विंटर का टाइम आ गया। फॉरेस्ट में से रीसाउंड होती है, आवाज आती है, किसकी? स्टील एक्सेस के बाइट की, जो कि टॉल ट्रीज को ईट करते हैं। एज मैन गैदर वुड फ्रॉम द लीडन डेज ऑफ ओल्ड, क्योंकि उस समय क्या होता है, मैन जो लोग हैं वो लकड़ियां इकट्ठी करते हैं इस लीडन डेज ऑफ कोल्ड में, जो ठंड का जो टाइम होता है, लीडन डेज इसे बोला गया है। इसमें जो लोग इकट्ठा करते हैं, तो रात के समय स्टील की एक्सेस की आवाज आती है, कुल्हाड़ी की आवाज आती है, जो टॉल ट्रीज को ईट करती हुई। ओके, द गन्स ऑफ हंटर स्नैप एंड क्रैक, तो अब उस समय हंटर्स की गन्स की भी आवाज आती है, जो स्नैप करती हैं, जो क्रैक करती हैं। लॉन्ग डेज ऑफ रेन कम, लॉन्ग डेज ऑफ रेन आता है उस समय। एंड आवर सोलन क्रीक्स रश टू ज्वाइन 100 रिवर्स दैट वॉश अक्रॉस द लैंड एंड मेक ग्रेट हार्बर्स वेयर दे फीड द गल्फ और द सी। अब ये कह रहे हैं उस समय क्या होता है, जब बारिश होती है तो हमारे सोलन क्रीक्स, क्रीक्स आप कह सकते हैं छोटे छोटे झरने कह सकते हैं, या जो भी वाटर सोर्स है उनके लिए कर सकते हैं। सोलन क्या होते हैं? भर जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे स्वेलिंग का, स्वेलिंग वाले सेंस में नहीं है, स्वेलन मतलब जो पानी से भर गए हैं, ठीक है। और वो जल्दी में होते हैं, जल्दी करते हैं क्या, जो जिस चीज में जल्दी, 100 रिवर्स को ज्वाइन करने की जल्दी, जो कि आसपास के लैंड को वॉश करती हुई जाती है, और फिर वो बड़े बड़े हार्बर बनाती है, हार्बर बंदरगाह, वेयर दे फीड द गल्फ और द सी, जब वो वहां जाती हैं हार्बर बनाती हैं, और फिर उसके बाद वो कहाँ चली जाती हैं? गल्फ और सी में। तो इसमें देखिए प्रोसेस बताया गया है, जैसे छोटी नदियां होती हैं, जब बारिश तेज होती है तो छोटी नदियां क्या करती हैं, वो उसमें पानी भर जाता है, स्वलन हो जाती हैं, और फिर वो जब पानी भर जाता है उनका बहाव इतना तेज होता है कि वो और भी ज्यादा बहाव से आगे बढ़ती हैं, और आसपास की जो भी सैकड़ों नदियां हैं उन्हें ज्वाइन करती हैं, लैंड को वॉश करती है। जैसे जो प्रयागराज में जो लोग रहते हैं वो इसे कोरिलेट कर सकते हैं कि ऐसे अभी देखिए जब कुंभ का मेला लगता है तब तो लैंड पूरा सूख जाता है, लेकिन बारिश के टाइम में वो लैंड पूरा वॉश हो जाता है पानी से, है ना। तो सेम आपको रिलेट कर सकते हैं। और फिर वो हार्बर बनाती हैं, हार्बर बंदरगाह बनाती हैं, और लास्ट में नदी कहाँ मिलती है? समंदर में जाके। तो वही इसकी जर्नी बताई गई रिवर की। ओकेजनली द रिवर लीव देयर बैंक्स, और ओकेजनली क्या होता है, अक्सर रिवर अपने बैंक्स को, जो किनारे हैं उन्हें लीप कर देती है, लीप कर देती है मतलब छलांग लगा देती है। यहाँ कहने का मतलब है कि रिवर के जो किनारे हैं उनसे भी पार वो नदी चली जाती है। एंड लीव थिक लेयर्स ऑफ सिल्ट टू एनरिच द अर्थ, और जब नदी में जब बारिश का जब बहाव आता है, बारिश के कारण जब तेजी आती है, तो उसमें क्या होता है, जब नदियां जब तेजी तेजी बहती तो साथ में रेत भी लेती आती हैं, तो वो जो रेत होती है ना, वो जो मिट्टी होती है वो अर्थ के लिए बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। तो यही बताया गया कि लीव न्यू थिक लेयर्स ऑफ स्लेट टू एनरिच द अर्थ। तो जब नदियां अपने किनारे से छोड़ के जाती हैं, तो जब किनारा जो होता है उसमें बहुत सारी रेत की थिक लेयर होती है, जिससे अर्थ बहुत इनरिच होती है, उपजाऊ होती है। एंड देन द लुक ऑफ द लैंड इज गैरिश ब्लीक सफ्यूज्ड विद द फर्स्ट डे स्टिलनेस स्ट्रेंजनेस एंड ऑ। तो अब ये कह रहे हैं कि जब नदियां चली जाती हैं उस किनारे से, जैसे कि बहाव आ रहा है और नदी चली गई, तो उस समय उसका नजारा क्या होता है, उस लैंड का नजारा वो बहुत गैरिश सा होता है। गैरिश आप कह सकते हैं प्लीजेंट सा होता है।
और ब्लीक होता है, हल्का सा धुंधला सा भी कलर होता है उसका। एंड सफ्यूज, सफ्यूज मतलब होता है भरा हुआ होता है, किससे? विद द फर्स्ट डे स्टिलनेस स्ट्रेननेस एंड ऑ। तो जो नजारा होता है लैंड का वो बहुत ही शांत सा होता है, स्ट्रेंज होता है, और उसको देख के ऐसे ऑ वाली फीलिंग आती है, आश्चर्य की फीलिंग आती है, बेविल्डरमेंट की फीलिंग आती है। ओके, बट वेदर इन स्प्रिंग और समर और ऑटम ऑफ विंटर, अभी तक हमने इन चारों सीजन का पढ़ा। तो चाहे कोई भी मौसम हो, चाहे स्प्रिंग हो, समर हो, ऑटम हो, विंटर हो, टाइम स्लिप्स पास रिमोर्सलेसली। हमारा जो टाइम है, जो हमारे ऊपर जो टाइम बीता है या हमने जो टाइम बिताया है, वो हम पे हमेशा ही रिमोर्सलेसली ही रहा है। मतलब उस टाइम में हमारे ऊपर कभी भी कोई भी दया भाव नहीं रही है। ठीक है, हमेशा वो टाइम पछतावे से ही भरा रहा है। और कैसे, कैसे आप कह सकते हैं, इन लोगों के मन में तो एक्सप्लॉयटेशन की जो फीलिंग थी वो फीलिंग थी ही, लेकिन वाइट लोगों के मन में कोई भी इन लोगों के लिए मर्सी नहीं थी। कहने का मतलब है चाहे स्प्रिंग हो, समर हो, ऑटम और विंटर हो, जो भी हो, वाइट लोगों को जो हमारे लिए बिहेवियर है वो हमेशा क्रूएल ही रहा है, रिमोर्सलेस रहा है। रिमोर्स मतलब होता है पछतावा, और रिमोर्सलेस मतलब जिसे कोई पछतावा ना हो, मतलब कि बहुत ज्यादा क्रूएल रहा है। एंड इट इज हार्ड टू टेल ऑफ द आयरन। आयरन यहाँ पे बता रहा है वो जो मुश्किल के वक्त हैं, ठीक है, या आप कह सकते हैं इनका जो स्ट्रगल है उसको बता रहे हैं। इट इज हार्ड टू टेल ऑफ आयरन दैट लाइज बीनीथ द सरफेस ऑफ आवर क्वाइट ओल्ड क्वाइट डल डेज। और ये बहुत मुश्किल है उस आयरन को बताना या उस मुश्किलात को बताना जो हमारे क्वाइट डल ओल्ड डेज के, क्वाइट डल डेज के सरफेस के नीचे रहता है। ठीक है, तो आप ये समझना है आपको कि ये मेटाफोरिकल है। आप अगर लिटरल मीनिंग निकालेंगे तो मीनिंग नहीं निकलेगा, आपको मेटाफोरिकली जाना पड़ेगा। ओके, to paint the picture of how we live on the tobacco, cane, rice and cotton plantation is to compete with mighty artists। कह रहे हैं कि जब पेंट किया जाता है किसकी पिक्चर को, हमारी हमारी पिक्चर को जब पेंट किया जाता है कि कैसे हम टोबैको, केन, राइस और कॉटन प्लांटेशन पे रहते हैं, इज टू कंप्लीट विथ माइटी आर्टिस्ट, द मूवीज, द रेडियो, द न्यूज़पेपर, द मैगजीन्स एंड इवन द चर्च। मतलब इनका कहना है कि हमारी जो पिक्चर्स जो दिखाई जाती है कि हम कैसे प्लांटेशन पे रहते हैं, तो उसको आप कैसे कंप्लीट किया जाता है, वो बिल्कुल माइटी आर्टिस्ट ने जो हमारी आर्ट बनाई है या जो मूवी में बनाई है या जो रेडियो या न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, इवन यहाँ तक चर्च में भी जो हमारा डिस्क्रिप्शन किया है, वो बहुत ही आप कह सकते हैं सुहावना रहा है। राइट, लेकिन हमारा जो रियल डिस्क्रिप्शन है वो किसी ने नहीं दिखाया है। इनका कहने का मतलब ये है, दे हैव पेंटेड वन पिक्चर, उन्होंने ऐसी पिक्चर बनी करी है पेंट। ये आपको ध्यान रखना है कि इनकी किनकी बात कर रहे हैं, आर्टिस्ट, मूवीज, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन, इन सब की बात हो रही है। उन्होंने हमारी जो पेंटिंग प्रेजेंट करी है वो चार्मिंग है, आइडलिक है, रोमांटिक है। बट वी लिव अनदर, लेकिन हमारा जो रियल डिस्क्रिप्शन है वो तो दूसरा है। हम जो जिंदगी जीते हैं वो दूसरी है, वो जिंदगी नहीं है जो किताबों में या जो कहानियों में या आर्ट में, मूवीज में दिखाई गई है। हमारी जो जिंदगी है कैसी है, फुल ऑफ द फियर ऑफ द लॉर्ड्स ऑफ द लैंड। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी जिंदगी लॉर्ड्स ऑफ लैंड के फियर में जीती हुई जाती है। बोइंग एंड ग्रीनिंग व्हेन वी मीट वाइट वाइट फेसेस। ग्रीन करना क्या होता है, दांत निकाल के हंसना। तो जब भी व्हाइट लोगों से हम मिलते हैं, हमारी जिंदगी तो उन्हीं के सामने सर झुकाते हुए, उनको देख के हंसते हुए चली जाती है। हंसते मतलब कि हम अपनी लाइफ से खुश हैं ये दिखाते हुए चली जाती है। ट्वाइलिंग फ्रॉम सन टू सन, और हम कड़ी धूप में हमारी पूरी जिंदगी मेहनत करते हुए चली जाती है, हार्ड वर्क करते हुए चली जाती है। टॉयल मतलब होता है हार्ड वर्क करना, लेबर करना। लिविंग इन एन अनपेंटेड वुडन शैक्स, और हमारी जिंदगी अनपेंटेड वुडन शैक्स में रहते हुए गुजर जाती है। दैट सिट कैजुअली एंड इनसिक्योरली अपॉन द रेड क्ले। तो दैट यहाँ पे आ रहा है इस अनपेंटेड वुडन शैक के लिए, जो कि रहता है, सिचुएटेड रहता है कहाँ पे, कैजुअली एंड इनसिक्योरली। कहाँ पे रहता है, रेड क्ले में। अफ्रीका की इस रेड क्ले पे, रेड जमीन पे वो जो रहता है घर, उस पे हमारी जिंदगी ऐसे चली जाती है। तो आई होप ये क्लियर है। इन द मीन्स वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर फोक इन दैट व्हेन एन इम्पल्स मूव अस। कह रहे हैं इन द मेन लाइन अगर बात की जाए तो हम डिफरेंट है अदर फोक से, बाकी फोक से डिफरेंट है। व्हेन एन इम्पल्स मूव्स अस, जब हमारी जो इम्पल्स है या आप कह सकते हैं जो डिजायर है हमें मूव करती है, ठीक है। व्हेन वी आर कॉट इन द थ्रोज ऑफ इंस्पिरेशन, जब हम कॉट, जब हम कैच करते हैं किस में, इन द थ्रोज ऑफ इंस्पिरेशन, मतलब जब हम किसी से मोटिवेटेड होते हैं, किसी इंस्पिरेशन में हम अगर
हमारी जो भावनाएं हैं वो कैच करती हैं, तब क्या होता है? when we are moved to better our lot, जब हम मूव करते हैं, क्या चीज मूव करते हैं? अपने लॉट मतलब भविष्य आप कह सकते हैं, अपने फॉर्चून आप कह सकते हैं, उसे बेटर करने के लिए जब हम मूव करते हैं, तब क्या होता है? वी डू नॉट आस्क अवर सेल्फ, हम पूछते नहीं, हम खुद से नहीं पूछते हैं कैन वी डू इट, क्या हम कर सकते हैं? हम ये नहीं पूछते। लाइक जब भी हम कभी जो अदर फोक हैं उनसे हम कुछ करने की अलग कोशिश करते हैं, जब हमारी भावनाएं हमें मूव करती हैं, या हम किसी से इंस्पायर हो कि कुछ करने की कोशिश करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमें अपना भविष्य, अपना जो भाग्य उसे सुधारना चाहिए, हम ये नहीं पूछते खुद से कि क्या हम कर सकते हैं, बल्कि हम क्या पूछते हैं? विल दे लेट अस डू इट। हम ये पूछते हैं कि क्या वो हमें करने देंगे। बिफोर वी ब्लैक फोक कैन मूव, कह रहे हैं इससे पहले कि हम ब्लैक फोक मूव कर सकते, मतलब हम कोई स्टेप ले सकते आगे बढ़ने के लिए, वी मस्ट फर्स्ट लुक इन टू द वाइट मैन्स माइंड टू सी वॉट इज देयर। हमें देखना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है, क्या देखना पड़ता है? वाइट मैन के माइंड में, कि वो उनके माइंड में क्या है, टू सी वॉट ही इज थिंकिंग, ये देखने के लिए कि वो क्या सोच रहे हैं। एंड द वाइट मैन्स माइंड इज अ माइंड दैट इज ऑलवेज चेंजिंग। उनका कहना है व्हाइट मैन का माइंड ऐसा माइंड होता है जो हमेशा बदलता रहता है। मतलब जरूरी नहीं है कि कभी अगर उसने हमें प्रॉमिस किया है उन्होंने कि तुम ऐसा करोगे तो हम तुम्हें आजादी दे देंगे, या हम तुम्हारे को फेवर करेंगे, तो ऐसा हो सकता है बाद में कह दे कि नहीं, नहीं करना है। इन जनरल देयर आर 3 क्लासेस ऑफ मैन अमंग अस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स। 3 क्लासेस ऑफ मैन क्या है ये आपको देखना है। द लॉर्ड्स ऑफ द लैंड, ऑपरेटर्स ऑफ द प्लांटेशन। पहले तो कौन है? लॉर्ड्स ऑफ द लैंड, जो कि प्लांटेशन के ऑपरेटर हैं। दूसरा कौन है? बॉसेस ऑफ द बिल्डिंग। दूसरे हैं बॉसेस ऑफ द बिल्डिंग, जो कि ओनर है इंडस्ट्री के। एंड द वास्ट नंबर ऑफ पुअर वाइट, और तीसरे कौन है? वास्ट नंबर ऑफ पुअर वाइट वर्कर, जो कि इनके इमीडिएट कॉम्पिटिटर इन द डेली स्ट्रगल फॉर ब्रेड। तो ये आपको ध्यान रखना है। कौन से 3 क्लासेस है? पहले तो वो हैं जो कि प्लांटेशन के ऑपरेटर हैं, मतलब जिनके पास जमीनें हैं, जो ऑपरेट करते हैं, जो लॉर्ड ऑफ द लैंड है। इसे आप इंडिया से को रिलेट करेंगे, जो जमींदार से आप कर सकते हैं। दूसरे हैं जो कि इंडस्ट्री है, जिनके पास है ना बड़े बड़े उद्योगपति, द बॉसेस ऑफ द बिल्डिंग। एंड तीसरे कौन है? द वास्ट नंबर ऑफ पीपल, पुअर वाइट वर्कर। इनके इमीडिएट कॉम्पिटिटर कौन है डेली रोजी रोटी कमाने में? वो वाइट वर्कर। अगर आपको याद हो तो आपका जो वर्क है जॉन स्टीनबेक का द ग्रेप्स ऑफ रेथ, उसमें डिप्रेशन के टाइम को, जो डिप्रेशन एरा है अमेरिका का आफ्टर वर्ल्ड वॉर, जब देयर वाज नो एम्प्लॉयमेंट, देयर वाज नो प्लेस, डस्ट बॉल ट्रायोलॉजी से रिलेटेड था। तो लोग जो है वो कैलिफोर्निया जाते हैं अपने जॉब के लिए, वर्क के लिए, तो वहां पे बहुत लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता अपने डेली बेसिस के लिए। पहली बात तो मनमाने ढंग से पैसे दिए जाते थे, काम ज्यादा और मजदूरी कम। दूसरी बात कि जो वाइट अमेरिकन थे उन्हें प्रायोरिटी दी जाती थी, और जो ब्लैक अमेरिकन है उन्हें नहीं काम मिलता था उतना, इवन उनके खाने के भी लाले पड़ जाते थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखनी है, और कुछ चीजें आपको कोरिलेट करनी है। The lords of the land hold sway over the plantation and over us। कह रहे हैं जो लॉर्ड्स ऑफ लैंड है वो होल्ड करते हैं, अधिकार रखते हैं किसके ऊपर? प्लांटेशन के भी ऊपर और हमारे ऊपर भी, क्योंकि प्लांटेशन के ऊपर ये लोग खेती करते थे, तो प्लांटेशन में खेती करवाने के माध्यम से ये हमारे ऊपर भी अधिकार रखते थे। होल्ड स्वे आप कह सकते हैं पावरफुल तरीके से, या पावर दिखाते थे, इन्फ्लुएंस करते थे। ठीक है, द बॉसेस ऑफ द बिल्डिंग ये क्या करते थे? ये हमें लैंड करते थे, मनी। तो लॉर्ड्स ऑफ द लैंड से इन्हें मजदूरी करने के लिए, खेती करने के लिए जमीन मिलती थी आप कह सकते हैं, और बॉसेस ऑफ द बिल्डिंग से ये मनी उधार लेते थे, जो इनको पैसे उधार देते थे। एंड वो क्या करते थे? इशू ऑर्डर करते थे, ऑर्डर इशू करते थे लॉर्ड्स ऑफ द लैंड को। तो लॉर्ड्स ऑफ द लैंड और बॉसेस ऑफ द बिल्डिंग का आपस में कनेक्शन है। द बॉसेस ऑफ द बिल्डिंग फीड अपॉन द लॉर्ड्स ऑफ द लैंड। जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बॉसेस ऑफ द बिल्डिंग है, वो किस पे डिपेंड होते हैं? फीड अपॉन होते हैं लॉर्ड्स ऑफ द लैंड से। ऐसा नहीं कि उनका दिया खाते हैं, कहने का मतलब ये है कि उन पे डिपेंड रहते हैं, मतलब इनडायरेक्टली सब आपस में कनेक्टेड हैं। और लॉर्ड्स ऑफ द लैंड क्या करते हैं? जो जमींदार आप कह सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं, वो फीड अपॉन करते हैं, वो किस पे डिपेंड रहते हैं? 50 लाख लैंडलेस पुअर वाइट पे। वो 50 लाख लैंडलेस मतलब जिनके पास कोई जमीन नहीं है, उन पुअर वाइट्स पे डिपेंड रहते हैं, और अपॉन अस, और हम पे। throwing to the poor whites and the scant solace of fleeing from us 40 lakh landless blacks, what the poor whites themselves are cheated of this elaborate game।
तो ये आपको थोड़ा ध्यान से समझना है। कहने का मतलब है कि ये एक चेन तरह का बना है, ठीक है, ये एक चेन तरह का बना है और इसमें जो ब्लैक पीपल हैं वो पूरी तरीके से जकड़ चुके हैं, जिसमें कि लॉर्ड ऑफ द लैंड जमींदार जैसे हैं, उन पे जमीनों का हक है, और बॉसेस ऑफ द बिल्डिंग जो कि मनी देते हैं, जिनके पास पैसा है, जिनके पास पावर है, और ये दोनों मिलके व्हाइट जो अमेरिकन है, लैंडलेस व्हाइट अमेरिकन, उन पे, और जो ब्लैक व्हाइट पीपल है उन पे एक तरह का आप कह सकते हैं पावर दिखाते हैं, जिसमें मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर ब्लैक पीपल की बात करें तो उनकी कंडीशन व्हाइट अमेरिकन पीपल से पुअर है। जब एम्प्लॉयमेंट होता है तो व्हाइट को वरीयता दी जाती है, इन्हें नहीं। ओके, तो लॉर्ड ऑफ द लैंड फीड अपॉन द 50 लाख लैंडलेस पुअर व्हाइट एंड अपॉन अस, तो ये हम पे डिपेंड रहते हैं और वो थ्रो करते हैं किसे, पुअर व्हाइट्स को। थ्रो यहाँ पे करना आपको लिबरल नहीं, लिटरल मीनिंग नहीं देखना है, थ्रो मतलब करना, देते हैं, क्या देते हैं, स्कैंड सोलेस ऑफ फ्लिचिंग, ये एक तरह की सांत्वना देते हैं। स्कैंड सोलेस मतलब सांत्वना देते हैं, ठीक है, किस तरह की सांत्वना, जो कि हमारे से 40 लाख लैंडलेस ब्लैक से एक तरह की सांत्वना देते हैं, ये बताने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारी जो जिंदगी है या तुम्हारी जो कंडीशन है वो इन ब्लैक पीपल से बहुत बहुत अच्छी है। ओके, और ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारे को क्यों हमारे अंडर में काम करना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर है। What the poor white themselves are cheated of in this elaborate game। लेकिन ब्लैक, इनका कहना, रिचर्ड राइट का कहना है कि जो पुअर वाइट जो हैं वो खुद ही इस elaborate गेम में खुद ही चीट हो रहे हैं, मतलब उनको चीट किया जा रहा है, उन्हें नहीं पता कि उनके साथ क्या हो रहा है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, फ्लिंच करना मतलब होता है रिस्पॉन्स करना, ठीक है। बैक ऑफ दिस टैंगल प्रोसेस इज अ लॉन्ग हिस्ट्री। अब ये जो टैंगल प्रोसेस हमने पढ़ा, अभी हमने पढ़ा है कितनी ज्यादा टैंगल थी, कि लॉर्ड्स ऑफ द लैंड हैं, फिर जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो हैं, राइट, फिर वाइट अमेरिकन है, फिर ब्लैक अमेरिकन है, तो ये जो उलझी हुई सी प्रोसेस है, एक बहुत ही लॉन्ग हिस्ट्री है। एंड व्हेन द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन वाज साइन, मतलब जब स्लेवरी को जब रिमूव किया गया था, जब ये साइन किया गया था, देयर वर सम 40 लाख ऑफ अस ब्लैक फॉक जो कि स्ट्रैंडेड थे। उस समय जब साइन हुए थे तो तब लगभग कितने लोग थे, 40 लाख ब्लैक पीपल थे जो स्ट्रैंडेड थे। आप कह सकते हैं स्ट्रैंडेड मतलब जिन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, बेविल्डर थे, ठीक है, बेविल्डर आप कह सकते हैं, कंफ्यूज थे, स्टैंडर्ड मतलब असहाय महसूस कर रहे थे उस समय, कंफ्यूज थे। अपॉन द लैंड, उस लैंड पे, अफ्रीका की लैंड पे खड़े हुए थे, विच वी हैव टिल अंडर कंपल्शन फॉर 2.5 centuries। उस अफ्रीका की धरती पे हम खड़े थे जिसको हमने मजबूरी में टिल किया था, खेती किया था, लगभग 2.5 centuries में, मतलब 250 साल से लगभग हमने खेती करी है। एंड sundered suddenly from the only relationship विथ वेस्टर्न सिविलाइजेशन वी हैड बीन अलाउड। कह रहे हैं कि अब हमको समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, और हम कहीं ना कहीं अचानक से एकदम अलग हो गए थे। संडर मतलब कह सकते हैं अलग हो जाना, सेपरेट, वो ओनली रिलेशनशिप पे वेस्टर्न सिविलाइजेशन के साथ, जो कि हमें हमारी कैप्टिविटी से, स्लेवरी के समय से अब तक हमने बनाया हुआ था, जो एक रिलेशन आप कह सकते हैं, डिफरेंस का रिलेशन जो इन्होंने बनाया था, उससे हम अचानक से अलग हो गए। एंड हमारी पर्सनैलिटीज ब्लाइटेड बाई 250 years ऑफ सर्विट्यूड। सर्विट्यूड क्या होता है, सर्विट्यूड होता है गुलामी, ठीक है, स्लेवरी। तो कह रहे हैं कि हमारी जो पर्सनालिटीज है अचानक से ब्लाइट हो जाती है। ब्लाइट क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि एकदम हार्मफुल सी हो जाती है, जो हमारी 250 साल से जो हमारी इस पर्सनालिटी को जो नुकसान पहुंचा हुआ है, उस पर्सनालिटीज के बारे में ये बता रहे हैं कि क्या होता है। ईगर टू होल्ड अवर वाइफ्स एंड हस्बैंड एंड चिल्ड्रन टुगेदर इन फैमिली नाइट। ये पर्सनालिटी हमारी जो 250 साल पहले थी, ऐसी पर्सनालिटी जो हमें वाइफ को, हस्बैंड को, बच्चों को आपस में एक साथ करके एक फैमिली बनाने वाली पर्सनालिटी थी, वो अब इतनी ज्यादा टॉर्चर हो चुकी है दैट सम ऑफ अस टर्न बैक टू द सेम लॉर्ड्स ऑफ द लैंड। कि कुछ लोग, हम में से कुछ लोग जो कि अब आजाद हो चुके हैं, वो दोबारा से लॉर्ड्स ऑफ लैंड के पास जाते हैं, उन लॉर्ड्स ऑफ लैंड के पास जिन्होंने हमें स्लेव बनाया था, एंड बेग फॉर वर्क, और जिनसे
हमने काम मांगा था। तो अब क्या करते हैं कि अब ये दोबारा से उन्हीं के पास चले जाते हैं और काम मांगने लगते हैं। रिजॉर्टेड टू देयर एडवाइस, उनकी एडवाइस मांगने लगते हैं कि क्या करें अब। उन्होंने उनकी एडवाइस मांगी। एंड देयर बिगैन फॉर अस अ न्यू काइंड ऑफ बॉन्डेज, शेयर क्रॉपिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह रहे हैं कि हम जब उनके पास गए, उनसे एडवाइस मांगी कि देखिए अब मैं क्या करूं, अब तो स्लेवरी चली गई, तो अब क्या करूं, क्योंकि पहले उनके अंडर में काम करते थे। तो उन्होंने एक नई तरह की एडवाइस दी और वो क्या थी, शेयर क्रॉपिंग। तो आपको हर लाइन ध्यान से सुननी है। ग्लैड टू बी फ्री वी सम ऑफ अस ड्रिफ्टेड एंड गेव वे टू एवरी वैगरी ऑफ इम्पल्स। अब कुछ हम में से कुछ लोग थे जो जब वो खुश हुए, जब वो फ्री हुए तो इतने खुश हुए कि वो सम ऑफ अस ड्रिफ्टेड मतलब अलग हो गए। कहाँ चले गए, गेव वे टू एवरी वैगरी ऑफ इम्पल्स। वैगरी ऑफ इम्पल्स आप कह सकते हैं जो उनके अंदर जो इमोशन आ रहे थे, ठीक है। तो इतने खुश हो गए कि उनके अंदर जो भी इमोशन आ रहे थे उससे वो आप कह सकते हैं खुश होकर, जो भी उनके मन में आ रहा था, being held in the line of life only by the necessity to work and eat। तो उसमें हम में से देखिए कुछ लोग ऐसे थे जो उस इमोशन को समझ नहीं पा रहे थे जो हमारे अंदर उस समय महसूस हो रहा था स्लेवरी के बाद। क्यों? क्योंकि अब देखिए स्लेवरी के बाद अब इनकी लाइफ फ्री हो गई, अब ये बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन पहले इनकी जिंदगी क्या थी, ये एक ऐसी जिंदगी में हेल्ड थे, ऐसी जिंदगी में बंधे हुए थे जिसकी नेसेसिटी बस काम करना और खाना थी, क्योंकि बस या तो काम करते थे या तो खाना खाते थे। इनकी अपनी तो कोई जिंदगी नहीं थी। तो कुछ लोग ऐसे थे जो उस फीलिंग को महसूस नहीं कर पा रहे थे। आप कह रहे महसूस कर रहे तो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि अब हम क्या करें। ओके। और हम लोग खुशी से इधर उधर घूम रहे थे, ड्रिफ्ट कर रहे थे, इधर घूमने लगे। कन्फाइंड फॉर सेंचुरीज टू द लाइफ ऑफ कॉटन फील्ड। अब ये कह रहे हैं कि हमारी जो जिंदगियां हैं, सेंचुरीज की जो जिंदगी है हम सब की, वो कॉटन फील्ड पे ही कन्फाइंड रह गई थी। कॉटन फील्ड आपको ध्यान देना है, कॉटन वॉज अ सोर्स ऑफ मनी। ओके, इट वॉज अ सोर्स ऑफ मनी। और कॉटन की खेती बहुत ज्यादा होती थी जिसके कारण लैंड भी इनफर्टाइल हो गए थे बहुत सारे। और इस कॉटन की खेती एक आप कह सकते हैं बड़ा रीजन थी इनकी स्लेवरी का, वन ऑफ द रीजंस। ठीक है। मेनी ऑफ अस पोजेस नो फीलिंग ऑफ फैमिली, होम, कम्युनिटी, रेस, चर्च और प्रोग्रेस। कह रहे हैं हम में से कई लोग फील नहीं कर पा रहे थे। क्या नहीं फील कर पाए उस समय, ना तो फैमिली की, ना तो होम की, कम्युनिटी की, रेस की, चर्च की, प्रोग्रेस की, कुछ भी हमें महसूस ही नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि हम सेंचुरीज से उस स्लेवरी को महसूस कर रहे थे। वी कुड स्केर्सली बिलीव दैट वी वर फ्री। हमें बड़ी मुश्किल से ही बिलीव हो पाया कि अरे हम तो आजाद हो गए। एंड और रेस्टलेस एंड इंसेसेंट मोबिलिटी। इंसेसेंट आप कह रहे हैं लगातार, लगातार। ओके। रेस्टलेसनेस मतलब हमारी जो बेचैन, जो बेचैनी है उसकी बात हो रही है। तो कह रहे हैं हम ये महसूस नहीं कर पाए, हमें बिलीव नहीं कर पाए कि हम फ्री हैं। और हमारी जो रेस्टलेस है, जो बेचैनी और इंसेसेंट जो लगातार जो मोबिलिटी है, मोबिलिटी आप कह सकते हो जो चेंज है, वर आवर नाइव वे ऑफ टेस्टिंग दैट फ्रीडम। नाइव क्या होता है, नया। तो मोबिलिटी क्या है, चेंज जो इनके अंदर इनकी लाइफ में आया है। तो ये एक नया तरीका था चेंज करने, टेस्ट करने का हमारी फ्रीडम को। ये कैसा ये एक्सपीरियंस था। ये बिल्कुल वैसे ही थे जैसे कि किटन स्ट्रेच करता है, यॉन करता है आफ्टर लॉन्ग स्लीप। तो ये लॉन्ग स्लीप जो है ये भी आपका एक मेटाफोरिकल सिचुएशन है। यहाँ पे कंपेयर किया गया है कि जैसे एक किटन होता है जो सो रहा है, और सोने के बाद जब उठता है तो वो इधर उधर टहलता है ना। तो सेम है, हमें भी ऐसा महसूस हो रहा था कि हम एक बहुत ही गहरी नींद में थे बहुत लंबे समय से। अब हम उठे हैं, तो अब हमें क्या करना है, हमें ये टेस्ट करना है, हमें अपनी फ्रीडम को देखना है। सो थाउजेंड ऑफ अस ट्रैम्प फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर द sheer sake ऑफ मूविंग, लुकिंग एंड वंडरिंग। तो कह रहे हैं कि अब हमारे में से बहुत सारे लोग ट्रैम करने लगे, इधर उधर जाने लगे। कहाँ जाने लगे, थोड़ा सा इंजॉय करने के लिए। ट्रैम मतलब बेसिकली तो होता है आवारा, तो यहाँ पे ट्रैम को एज अ वर्ब बताया गया, मतलब इधर उधर एमलेसली घूमने लगे, प्लेस से प्लेस। sheer sake ऑफ मूविंग, लुकिंग एंड वंडरिंग, मतलब मूविंग, लुकिंग एंड वंडरिंग यहाँ पे जो वर्ड आए हैं ये आपके कह सकते हैं एमलेसली टहलने से मतलब है, इधर उधर टहलने लगे। लैंडलेस अपॉन द लैंड, और इनके पास कोई लैंड तो था नहीं, तो कहने हम सब एमलेसली इधर उधर घूमने लगे, देखने लगे कि अब हम क्या करें। लैंडलेस, लैंडलेस है ये अपॉन द लैंड, तो लैंडलेस अपने लिए ही बोल रहे हैं। अब ये देखिए यहाँ पे कुछ बेस आए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। Arkansas, Missouri, Tennessee, Kentucky, North Carolina, South Carolina, Louisiana, Alabama, Mississippi, Georgia, Virginia, and West Virginia became the home states of us freed blacks.
ये सारी जगह हमारे फ्रीड ब्लैक्स जब हैं अब हमारी होम स्टेट बन गए, क्योंकि पहले तो इनका कोई जगह था ही नहीं। ठीक है, तो आपको इन सारी जगह के नाम याद रखने हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको अब तक क्लियर हुआ होगा। In 1890, many white people predicted that we black folk would perish in a competitive world. 1890 में बहुत सारे white people ने इस चीज को predict किया था कि we black folk would perish in a competitive world, कि हम black people नष्ट हो जाएंगे competitive world में। But in spite of this, लेकिन इसके बजाय हमने क्या किया, हमने उस लैंड को छोड़ दिया एंड केप्ट अफ्लोट, और हम इधर उधर चले गए, वॉन्डरिंग, कहाँ चले गए, नाज़ारेथ टू न्यू ऑर्लियंस, फ्रॉम मोबाइल टू आई थिंक ये मोबाइल ही जगह है, यस हाँ, Montgomery, and from Macon to Jacksonville, and from Birmingham to Chattanooga, from Nashville to Louisville, from Memphis to Little Rock। तो ये आपको ध्यान रखना, ये प्लेस इसलिए आया है माइग्रेशन के लिए। क्यों? क्योंकि ये वर्क ढूंढने का, इनका तो पहले लाइफ का एम था कि जो भी जमीन है उसमें खेती करना या स्लेव बनना, तो इनका खुद अपना कोई काम नहीं था। लेकिन जब फ्री हुए तो इन्होंने माइग्रेट किया और बहुत जगह ये जॉब के लिए जाते हैं, वर्क के लिए जाते हैं। लेबरिंग इन द सॉ मिल, जैसे मैंने आपको बताया, तो लेबर करते हुए सॉ मिल में इन्होंने लेबर किया जब ये माइग्रेशन इन्होंने किया। ओके, और इसके बाद कहाँ किया, टर्पेंटाइन कैंप में। तो सॉ मिल होती है जहाँ पे लकड़ी का कारोबार होता है, ठीक है, जो लकड़ी के फैक्ट्रीज होते हैं वहां पे इन्होंने काम किया। टर्पेंटाइन जहाँ पे तारपीन का तेल बनाया जाता है वहां पे काम किया। रोड जॉब की, वर्किंग फॉर मैन हु डिड नॉट केयर इफ वी लिव्ड और डाइड, तो हमने उन लोगों के लिए काम किया, व्हाइट मैन के लिए काम किया जिन्हें हमारी परवाह ही नहीं थी कि हम जीते हैं कि मरते हैं, है ना। बट हु डिड नॉट वांट देयर बिजनेस एंटरप्राइज टू सफर फॉर लैक ऑफ लेबर, तो हम ऐसे व्हाइट बिजनेसमैन के हमने काम किया जिन्हें हमारी परवाह नहीं थी, बट उन्हें ये परवाह थी कि उनका बिजनेस एंटरप्राइज हमारी वजह से लेबर की कमी के कारण सफर नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। During the first decade of the 20th century, more than 1.75 million of us abandoned the plantation upon which we had been born। कह रहे हैं during the first decade of the 20th century, first decade आप कह सकते हैं जो शुरुआत का टाइम था, इनका कहना है more than 1.75 मिलियंस। फर्स्ट डिकेड मतलब आप कह सकते हैं 1900 के बाद का जो टाइम है, तो 1900 से 1930 के 30s के बाद ही इन्हें एबॉलिशमेंट मिलती है, स्लेवरी का एबॉलिश होता है। तो इन्होंने उस समय की बात बताई। 1.75 मिलियंस ऑफ अस ने अबंडन कर दिया प्लांटेशन को। कौन सा प्लांटेशन? जिसमें हम बॉर्न हुए, जिसमें हम जन्म लिए। एंड मिलियंस ऑफ अस रोम द स्टेट ऑफ द साउथ, और हम में से मिलियंस लोगों ने साउथ को रोम किया। रिमाइंडर ऑफ अस ड्रिफ्टेड नॉर्थ, और बाकी जो बचे लोग थे वो नॉर्थ चले गए। क्यों चले गए? फॉर जॉब, फॉर वर्क, ओके, फॉर एम्प्लॉयमेंट। Our women fared easier than we men during the early days of men, early days of freedom। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये अपने जो भी इनकी जो इनकी लेडीज थी, आप कह सकते हैं इनकी जो वाइफ थी, उनके बारे में इन्होंने बताया है कि अब इनकी फीमेल की जिंदगी कैसी थी। ठीक है, हमारी विमेन ने फेयर किया इजियर। फेयर आप कह सकते हैं उस समय जो उन्होंने जो दिखाया या जो उनकी जो लाइफ रही उसकी बात हो रही है, उन्होंने कॉप अप किया ये सिचुएशन से। ओके, easier than we men during the early days of freedom। early days of freedom के टाइम पे, जब स्लेवरी खत्म हुई उसके टाइम पे उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपनी स्लेवरी का जो इजहार था या जो एक्सप्रेशन था, जो हैप्पीनेस थी, उसे बहुत अच्छी तरीके से दिखाया, या उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उस सिचुएशन को कोप अप किया। ऑन द होल देयर रिलेशनशिप टू द वर्ल्ड वाज मोर स्टेबल देन अवर्स। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो उनका रिलेशनशिप वर्ल्ड से हमसे ज्यादा स्टेबल था, मतलब और लोगों के साथ उनका रिलेशन हमसे ज्यादा स्टेबल था। दिस देयर अथॉरिटी वाज सुप्रीम इन मोस्ट ऑफ फैमिली इन सच एज मच एज मेनी ऑफ देम हैड वर्कड इन द बिग हाउस। कह रहे हैं उनकी जो अथॉरिटी थी, जो उनकी कह सकते जो उनका अस्तित्व था, वो ज्यादा बड़े बड़े घरों में बहुत ज्यादा सुप्रीम था। कुछ फैमिलीज में बहुत ज्यादा सुप्रीम था क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोगों ने बिग हाउसेस में काम किया था। कौन से बिग हाउसेस में? लॉर्ड्स ऑफ द लैंड, जिनका जो जमींदार टाइप के जो लोग थे उनके यहाँ काम किया था, और उन्होंने मैनर सीख लिए थे, उनको सिखा दिया गया था कुक करना, स्यू करना, नर्स करना, सेवा करना, कुक करना, स्यू करना, ये सब आपको ध्यान देना है। ड्यूरिंग स्लेव डेज दे डिड नॉट ऑलवेज बिलोंग टू अस, और गुलामी के दिनों के दौरान वो तो हमसे बिलोंग भी नहीं करती थी, मतलब वो हमारे साथ नहीं रहती थी।
क्यों? फॉर द लॉर्ड्स ऑफ द लैंड ऑफन टुक देम फॉर देयर प्लेजर, क्योंकि जो लॉर्ड्स ऑफ द लैंड थे वो अक्सर उन्हें अपने प्लेजर के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए वो ले जाते थे। एंड वेन अ गैंग ऑफ अस, और जब हमारा एक गैंग आप कह सकते हैं जो ग्रुप, पहले के टाइम में जो स्लेव लोग होते हैं उन्हें बहुत सारे लोगों को एक साथ बेचा जाता था, फ्रॉम वन प्लांटेशन टू अदर, और वाइस वुड समटाइम्स बी केप्ट बाय द लॉर्ड्स ऑफ द लैंड, और जब हमें एक प्लांटेशन से दूसरे प्लांटेशन से हमारे प्लांटेशन तक हमारे ग्रुप को बेचा जाता था, तब हमारी वाइस को कभी कभी लॉर्ड्स ऑफ द लैंड अपने पास रख लेते थे फॉर देयर एंटरटेनमेंट। एंड वी मेन वुड हैव टू मीट विद वॉट एवर स्लेव गर्ल वी चांस अपॉन, और इस स्थिति में हम ब्लैक मैन को जो भी स्लेव गर्ल मिलती थी हमको उन्हीं के साथ मेट करना पड़ता था। मेट यू कैन से टू मेक अ रिलेशन। द इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल पावर ऑफ साउथ एंड नॉर्थ हेल्ड इन आवर हैंड, कह रहे हैं इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल पावर जो है साउथ की वो हमारे हैंड में नहीं थी। अब यहाँ ये बता रहे हैं उन बड़े बड़े बिजनेसमैन के बारे में, और ये अपनी कंडीशन बता रहे हैं कि हमारी क्या हैसियत थी इस पूरे आप कह सकते हैं कंट्री में आफ्टर द स्लेवरी। वी डू नॉट ओन बैंक्स, हमारा कोई बैंक नहीं है, ना ही आयरन एंड स्टील मिल्क है, रेल रोड ऑफिस बिल्डिंग शिप वेयर्स और पावर प्लांट्स, तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। ओके हम कुछ भी नहीं रखते, हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे हम पैसा कमा सकें या जिससे हमारा कुछ धन इकट्ठा हो सके। There are some few of us who operate small grocery undertaking establishment, कह रहे हैं कि हम में से कुछ है जो ग्रोसरी वगैरह की दुकानें संभालते हैं। अंडरटेकिंग एस्टेब्लिश मतलब आप कह सकते हैं जो ग्रोसरी के जो भी आइटम्स है वो रखते हैं। बट नन ऑफ अस ओन्स एनी ऑफ स्टोर्स, barber shop, rooming house, burial societies and basic industries that shape the south course of the south, कह रहे हैं लेकिन हम में से किसी के पास ना तो कोई स्टोर था, ना तो कोई बार्बर शॉप थी, ना तो कोई रूमिंग हाउसेस थे, ना तो बेरियल सोसाइटी थी, ना ही कोई बेसिक इंडस्ट्री थी जिससे साउथ का जो भविष्य है उसको बनाने में हमारा कोई योगदान हो। ठीक है, सच एज माइनिंग, लंबर, टेक्सटाइल, ऑयल, ट्रांसपोर्टेशन और इलेक्ट्रिक पावर, ये सब जो है ये बड़े बड़े बिजनेसमैन के हाथ में था। तो कहना है इनका कि ये सब जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं जिससे साउथ का एक भविष्य बन रहा था, या साउथ का जो इकोनॉमिकल पॉलिटिकल पावर जो बन रहा था वो हमारे पास नहीं था, वो किसके पास था? लैंड ऑफ द लॉर्ड के पास, या तो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे उनके पास था। तो आई होप आपको ये क्लियर है। ओके तो 3 आपको ध्यान रखनी है चीजें कि एक तो लैंड ऑफ द लॉर्ड्स है, ठीक है, और उसके अलावा जो बिजनेसमैन है उनको याद रखना है आपको, बॉसेस ऑफ द बिल्डिंग्स, ठीक है, दूसरा टर्म आया है बॉसेस ऑफ द बिल्डिंग्स, और तीसरा आया है जो व्हाइट पीपल है, पुअर व्हाइट, लैंडलेस पुअर व्हाइट, से तीनों आपको ध्यान रखने हैं। सो इन द अर्ली स्प्रिंग, इसलिए अर्ली स्प्रिंग में क्या होता है? When the rains have ceased, जब रेन रुक जाती है, रेन रुक गई है, ग्राउंड इज रेडी फॉर प्लोइंग, और जो खेत हैं वो अब खेती के लिए एकदम तैयार है। वी प्रेजेंट अवर सेल्फ टू द लॉर्ड ऑफ द लैंड। अब ये इन्होंने पिछले बताया, पिछले पेज में मैंने आपको दिखाया कि ये बता रहे कि इनकी क्या कंडीशन है, मतलब इनकी कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और इसलिए मजबूर होके जब स्प्रिंग का सीजन आता है, जब बारिश रुक जाती है और खेत एकदम खेती के लिए तैयार हैं, जोते जाने के लिए तैयार हैं, हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं लॉर्ड ऑफ द लैंड के पास, और हम उनसे पूछते हैं टू मेक अ क्रॉप, खेती करने के लिए। तब वहां पे क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। यूजुअली आवर कॉन्ट्रैक्ट आर ओरल, यूजुअली हमारे कॉन्ट्रैक्ट ओरल होते हैं, विच अलाउज कीप वन हाफ ऑफ द हार्वेस्ट, जो कि ये अलाउ करता है कि वन हाफ ऑफ द हार्वेस्ट, वन हाफ जो पार्ट है खेती का या जो भी फसल होगी उसका रखा जाएगा। एंड आफ्टर ऑल डेब्ट्स आर पेड, और आफ्टर ऑल डिप, सारे डिप जब पे हो जाएंगे, ठीक है, तो ही हम वन हाफ ऑफ द हार्वेस्ट रख सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना, ये क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दूसरी तरह की स्लेवरी अब बना रही है, शेयर क्रॉपिंग से नाम दिया है, मतलब ना तो डेब्ट्स पे होंगे ना तो उनको खेती का हिस्सा दिया जाएगा। इफ वी हैव वर्कड अपॉन दीज प्लांटेशन बिफोर, कह रहे हैं कि अगर हम इन प्लांटेशन में पहले ही काम कर लिए होते, वी आर लीगली बाउंड टू प्लांट, टेंड और हार्वेस्ट अनदर क्रॉप, मतलब अगर हमने इन प्लांटेशन में पहले काम किया होता तो हम लीगली बंधे होते हैं किस चीज के लिए? प्लांट करने के लिए, टेंड करने के लिए, हार्वेस्ट करने के लिए दूसरी क्रॉप। ठीक है, मतलब अगर हम यहाँ पे प्लांटेशन में पहले काम करते तो हम बन जाते हैं किस चीज के लिए? कि हमें यहाँ खेती करनी है और हार्वेस्ट करनी दूसरी क्रॉप, एक के बाद एक
काम करना है, एक के बाद एक खेती करनी है। एंड अगर हम में से इफ वी शुड एस्केप टू द सिटी टू अवॉइड पेइंग और माउंटिंग डेब्ट्स, अगर हम में से कोई भी जो हमारे जो माउंटिंग मतलब जो चढ़ते जो पहाड़ के जैसे जो चढ़ते हुए जो डेप्थ हैं, अगर हम इनमें से इनको अवॉइड करने के लिए हम में से कोई भी शहर की तरफ भागने की कोशिश करता है, तो क्या होता है, व्हाइट पुलिसमैन ट्रैक अस डाउन एंड शिप अस बैक टू द प्लांटेशन। तो व्हाइट पुलिसमैन हमें पकड़ के ले आते हैं और कहाँ, शिप अस बैक टू द प्लांटेशन, और हमें पकड़ के वापस प्लांटेशन पे, खेत पे ले जाते हैं। द लॉर्ड्स ऑफ द लैंड असाइन अस, और लॉर्ड ऑफ द लैंड हमें असाइन करते हैं, क्या करते हैं असाइन, 10 और 15 एकड़ ऑफ सॉइल, एक ऐसी ऐसी जमीन देते हैं, 10 या 15 एकड़ की जमीन जो ऑलरेडी ब्लेड ऑफ इज फर्टिलिटी, जो अपनी फर्टिलिटी ब्लेड कर चुकी है, मतलब खो चुकी है, थ्रू जनरेशन ऑफ एब्यूज, कई जनरेशन से जो एब्यूज है, जो एक्सप्लॉयटेशन है, उसको सह सह के वो सॉइल ऑलरेडी अपनी फर्टिलिटी खो चुकी है। कहने का मतलब है, मैंने आपको पहले भी बताया था, कपास की खेतियां बहुत ज्यादा होती थी, बिकॉज उससे बहुत मनी बनता था और बहुत ज़्यादा लोगों को मजदूर, बंधुआ मजदूर जैसे बनाया गया था। तो इनको ऐसी ज़मीनें दी जाती थी, 10-15 एकड़ की ज़मीन जो ऑलरेडी फर्टाइल नहीं है, और वो क्या करते थे, दे एडवांस अस वन म्यूल, हमें एक म्यूल देते थे, एक प्लो देते थे, एक सीड्स देते थे, बहुत सारे टूल्स देते थे, फर्टिलाइजर, क्लॉथिंग एंड सॉर्गम मेलिसिस। सॉर्गम मेलिसिस क्या होता है, जैसे खाने के लिए आप कह सकते हैं, मैंने आपको मेलिसिस का मतलब बताया था, गुड़ जैसी कोई चीज़ होती है, तो ये काइंड ऑफ फूड होता है जो हमें देते थे, ठीक है, गुड़ जैसी चीज होती है, जूसी सी, स्वीट। ओके, तो हमें ऐसा ऐसा लैंड देते थे जो बिल्कुल फर्टाइल नहीं है या फर्टिलिटी खो चुका है, और हमें एडवांस करते थे, मतलब हमें वो देते थे बेनिफिट के रूप में, एक म्यूल, एक प्लो, एक सीड, टूल, फर्टिलाइजर, क्लोथिंग एंड सॉर्गम मेलिसिस। तो सॉर्गम मैंने आपको बता दिया है। If we have been lucky the year before, may we have saved a few dollars to tide us through the fall months। कह रहे हैं कि अगर हम लकी होते कुछ सालों पहले ही, मतलब कि अगर हमें स्लेवरी से पहले ही आजादी मिल जाती, तो शायद हम कुछ फ्यू डॉलर तो बचा ही लेते, शायद हम कुछ फ्यू डॉलर तो बचा ही लेते, ताकि जो आगे के जो मंथ आते हैं, फॉल मंथ आप कह सकते हैं, ऐसा जो बहुत बुरा महीना चल रहा है, उस समय हम अपना जीवन चला पाते, ठीक है, अपना लाइवलीहुड तो आप हम देख ही पाते। बट लेकिन क्या होता है, स्प्रिंग फाइंड्स अस बेगिंग एन एडवांस क्रेडिट फ्रॉम द लॉर्ड्स ऑफ द लैंड। अब क्योंकि क्या हुआ, हम तो, हमारे पास तो इतना पैसा बचा ही नहीं कि हम मैनेज कर सके, हम टाइट कर सके, मतलब कॉप अप कर सके सिचुएशन के साथ, जो भी हमारा ये बुरा वक्त जो चल रहा था। तो हम, हमारे पास ना पैसे थे, ना हम उस सिचुएशन से कोप अप कर पा रहे थे, जब हमारे पास पैसे नहीं होते थे, जब काम नहीं मिलता था, तो हमें क्या करना पड़ता था, जब स्प्रिंग का टाइम आता था, तो हमें एडवांस में बैक करना पड़ता था क्रेडिट, किससे, लॉर्ड ऑफ द लैंड से। तो जब एडवांस में हम बैक करते थे, तो अब हम कर्जदार बन गए, और कर्जदार बनने के बाद जब हम उनसे ये बोलते थे कि हमें खेती करनी है आपके साथ, तो पहला ही कॉन्ट्रैक्ट साइन होता था कि आप खेती करेंगे तो आपको 1/2 मिलेगा, लेकिन तब जब आप कर्जा चुका देंगे, और ये कर्जा कभी खत्म होने वाला नहीं है, माउंट जैसे बढ़ता रहता है, और फिर जब कोई भागने की कोशिश करता है तो उसे व्हाइट पुलिस पकड़ के ले आके दोबारा प्लांटेशन पे रख देती है। तो इसी के साथ ये ऐसे खत्म हो गया है, और आई होप कि आपको समझ में आया हो। ये ऐसे बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं मिजरेबल कंडीशन को दिखाता है ब्लैक पीपल की। इवन ये भी दिखाता है कि कैसे स्लेवरी के एबॉलिशमेंट के बाद भी लोगों की ज़िंदगी कितनी ज़्यादा मजबूरी भरी बीत रही है। ना ही उनके पास पैसे हैं, ना ही उनके पास घर है, ना ही उनके पास कोई उम्मीद है। और अगर कुछ करने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो देखिए जब पैसा नहीं होगा तो आदमी क्या ही कर पाएगा, राइट। और बहुत समय से जब किसी को आप दबा के रखेंगे, सप्रेस करके रखेंगे, तो उसके अंदर से जो एक करेज वाली जो फीलिंग है ना, वो मर जाती है। तो अब उन्हें उस कॉन्शियस में आने में, उनके आप कह सकते कॉन्शियस फीलिंग में आने में कि हाँ हम फ्री हो गए हैं, फिजिकली तो वो फ्री हो चुके हैं, लेकिन मन से जो उनका जो मन है पूरा स्लेव हो चुका है, उससे आजाद होने में उन्हें अभी थोड़ा समय लगेगा, है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और जितने भी मेटाफर थे या जितने भी कंपैरिजन थे, वो मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको समझ में आए। और ये जो आइलैंड है, ये आइलैंड कोई वास्तविक आइलैंड नहीं है, मैंने बताया ये वाइट पीपल ने क्रिएट किया है, एक साइकोलॉजिकल आइलैंड है, इमेजिनरी आइलैंड है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस आइलैंड के बीच में, सॉरी, ये जो आइलैंड है ये दिखाता है वाइट लोगों के मन में
ब्लैक पीपल के लिए थिंकिंग, और जो सी है समंदर जैसे वाइट पीपल इनको कंट्रोल करते हैं। ये आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। ये एक्सटेंडेड मेटाफर का एक एग्जाम्पल हो सकता है। तो मैंने पूरी कोशिश करी आपको ऐसे एक्सप्लेन करने की, और आप में से कई बच्चों ने रिक्वेस्ट करी थी इस ऐसे पे वीडियो अपलोड करने की, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो जो भी इस वीडियो को देखेंगे तो बिल्कुल अपने फीडबैक मुझे बताएंगे, ताकि जहाँ पे भी मुझे सुधार करने की ज़रूरत है मैं करूँ। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।